सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके हिंदी विषय को पढ़ रहे थे। हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ा था। चैप्टर नंबर 8 में दोस्तों था मौन वाचन। तो मौन वाचन को हमने कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपने अभी वीडियोस को नहीं देखा है इससे पहले की, तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हैं और सभी विषयों के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 9 आज पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट में। और दोस्तों टोटल 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 पर पहुंच चुके हैं, तो ये भी आपका समाप्त होने वाला है। और इंग्लिश की क्लासेस हम चला ही रहे हैं, आप लोगों को पता है। बाकी सभी विषयों को हमने लगभग समाप्त कर दिया है और सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 9 में क्या है देखते हैं। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, वो है शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। अब दोस्तों, आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है जब भी पढ़ाई करनी है, और वो क्या है ये कि हम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंटेंसेस को नहीं बना पाते हैं। और ऐसा नहीं है, किसी भी विद्यालय के बच्चे जो छोटे होते हैं, वो सबसे पहले जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें वाक्य बनाना नहीं आता है। वो केवल और केवल शब्दों से अपने पूरे वाक्य को कह देते हैं। जैसे कि अगर उन्हें पानी चाहिए तो बस वो केवल पानी बोल देंगे, ठीक है। अगर उन्हें भूख लगी तो वो खाना बोल देंगे। मतलब वो बच्चे पहले जब बोलना शुरू करते हैं तो वो बस छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे शब्द बोलते हैं और उन्हीं शब्दों से चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, बस वो शब्द वो बोलते हैं, क्योंकि उन्हें वाक्य बनाना नहीं आता है। तो दोस्तों, जो बच्चा होता है यहाँ पर उसकी तुलना की गई है एक कुम्हार के द्वारा बनाई गई मिट्टी। जो मिट्टी वो पहले उस मिट्टी को क्या करता है, वो गीला करता है। वो उस मिट्टी से जो चाहे वो आकृति बना सकता है। वो चाहे तो उससे घड़ा बना सकता है, वो चाहे तो उससे दीपक बना सकता है, वो चाहे तो उससे ग्लास बना सकता है। तो इस तरीके से जो कुम्हार होता है, जिस प्रकार से वो बर्तनों को बनाता है, कच्ची मिट्टी से वो पक्के बर्तनों को बना देता है, उसी प्रकार से जो टीचर होता है वो भी बच्चों की जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, जो उनके अंदर अज्ञानता होती है, उसको वो ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सभी चीजें बताने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर सबसे पहले बच्चे जब आते हैं तो वो टूटी फूटी भाषा बोलते हैं। जब वो स्कूल में आते हैं, उन्हें धीरे धीरे टीचर शब्दों को अच्छे से बोलना सिखाते हैं, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना सिखाते हैं कि किस शब्द का उच्चारण क्या होना चाहिए। किसी भी वस्तु को आप जो भी नाम उसका है, जब तक बच्चा उसका सही से उच्चारण नहीं करेगा तब तक वो अपनी भाषा को नहीं सीख पाएगा। तो शब्दों का सही सही उच्चारण करना टीचर सिखाते हैं बच्चों को। इसके बाद फिर टीचर सिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चों को वाक्य बनाना है। तो यही सब चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुम्हार चाक पर रखी मिट्टी को अपनी उंगलियों द्वारा जैसा निर्देश देता है, मिट्टी वैसा ही स्वरूप और आकृति धारण कर लेती है। मिट्टी से ही वह दीपक बनाता है और अंधकार को दूर करने में समर्थ होता है। उसी मिट्टी से साज सज्जा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बनाने के साथ ही उन मूर्तियों को भी बनाता है जिनके प्रति हमारे मन में आस्था, श्रद्धा और विश्वास होता है। चाहे दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, हम सभी में मूर्तियां हम अपने घरों में लाते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो इस तरीके से जो कुम्हार होता है वो कितनी सारी चीजें बनाता है हमारे लिए। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मिट्टी को जैसा रूप देना चाहता है वैसा ही स्वरूप धारण करके हमारे उपयोग की सामग्री बन जाती है। इस कार्य में निर्देशक और अनुपालक की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही स्थिति शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होती है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा अक्षर ज्ञान से रहित होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। शिक्षक के निर्देश का ही प्रभाव होता है कि वह कुछ ही समय में अक्षरों का ज्ञाता हो जाता है और फिर उसे अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य तक आने में समय नहीं लगता है। यानी कि जो टीचर होता है वो सेम कुम्हार की तरह ही होता है कि वो बच्चों को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे करके उन्हें बहुत ही सफल व्यक्ति बना सकता है।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों, बालक प्रारंभ में शब्द फिर वाक्य बोलता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा का चरम अवयव वाक्य ही है। कभी कभी शिशु एक ही शब्द बोलता है, किंतु यह शब्द भी अर्थ की दृष्टि से शब्द न होकर के वाक्य ही होता है। उदाहरण के लिए, जब प्यासा शिशु पानी कहता है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि पानी लाओ। वाक्य उन सार्थक ध्वनियों का समूह है जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि वाक्य क्या होते हैं? वह सार्थक ध्वनियों का समूह होते हैं जिससे व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाता है, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रख पाता है। प्रारंभिक कक्षाओं में वाक्य रचना का विशेष महत्व है। छात्र जब तक शुद्ध वाक्य बनाना नहीं जानते तब तक बड़े निबंध वो नहीं लिख सकेंगे। हिंदी वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। वाक्य रचना की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि शब्दों का सही क्रम, जैसे कि राम विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा हो राम जाता है विद्यालय, तो कहने में थोड़ा अटपटा लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर शब्दों का एक क्रम होता है, अस्पष्टता होती है, आकांक्षा होती है, उस शब्द का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, वाक्य की सामर्थ्यता होती है, मधुरता होनी चाहिए, वाक्य ठीक से रचा गया हो, जैसा कि मैंने बताया कि क्रम सही होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर, विधि सूचक या निषेध वाक्यों की निषेधवाचक वाक्यों की रचना तो सरल है, किंतु प्रश्नवाचक वाक्य में कौन, कहां, क्या जैसे शब्द वाक्य में कहां रखे जाएं, इसे छात्रों को बताना होगा। विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे वाह कितना सुंदर फूल है यह, में शब्द क्रम किस प्रकार बदल जाता है। इच्छा बोधक वाक्य, जैसे ईश्वर करे तुम परीक्षा में सफल हो, कैसे रचा जाता है। आज्ञार्थक वाक्य, जैसे कि प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ, कि क्या विशेषता है। और संदेहवाचक वाक्य, जैसे मदन परीक्षा में सफल हो गया होगा, में कौन से शब्द महत्वपूर्ण हैं। इन बातों की जानकारी छात्रों को दी जानी चाहिए। यदि इन बातों की जानकारी छात्र को नहीं दी जाएगी तो वह अच्छी हिंदी नहीं लिख सकेगा और उसकी रचना में मौलिकता नहीं आएगी। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कौन से वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, किस वाक्य को इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं, किस वाक्य को हम आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, और किन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जब बच्चे इन सभी वाक्यों को जानेंगे तभी वो अच्छी प्रकार से अपनी भाषा को प्रकट कर पाएंगे। किस प्रकार के वाक्यों में कहां पर किस प्रकार का चिन्ह लगाना है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहां पर लगाना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहां पर लगाना है। जब बच्चों को इसका ज्ञान टीचर अच्छे से दिए रहेंगे तभी बच्चे उन सभी वाक्यों का अच्छे से पालन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वाक्य रचना में प्रभाविकता कैसे लाई जाए, प्रभावशालीता कैसे लाई जाए। प्रभाविता लाने का पहला साधन है मानसिक उत्तेजना। वह बात जो हृदय को छूकर मस्तिष्क को उत्तेजित नहीं करती वह प्रभावशाली नहीं हो सकती। वाक्य रचना में संक्षिप्तता का आग्रह होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार रचना में प्रभाव को कम कर देता है। अच्छी हिंदी वाक्य रचना के लिए कुछ बातों का परित्याग भी आवश्यक है। यानी कि जब अगर आप हिंदी के वाक्य रचना को कर रहे हो तो कुछ चीजों का परित्याग करना होगा, जैसे कि वाक्य में वातावरण संबंधी अशुद्धि ना हो, वाक्य शिथिल ना हो, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो, यानी कि उन्हीं शब्दों का प्रयोग हो जो इस समय चलन में हो। वाक्य में निरस्ता या कर्ण कटुता ना हो, यानी कि वाक्य जो हो बहुत ही सरल हो, बहुत ही अच्छे हो। निरर्थक शब्दों का प्रयोग ना हो, प्रभावहीनता ना हो, अनावश्यक विस्तार ना हो, दुरूह शब्दों का प्रयोग ना हो। अच्छी वाक्य रचना के लिए कुछ बातों का प्रयोग अपेक्षित है। उपमा का प्रयोग, लाघव, सरलता, प्रवाह, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग, विलोम शब्दों का प्रयोग, लिंग का प्रयोग, वचन का प्रयोग, कारक का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग, अर्थ विराम का प्रयोग, इसके अलावा अल्प विराम का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग, कोष्टक का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है वाक्यों को बनाते समय। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है वर्डों को लिखवाने की गतिविधियों पर भी चर्चा की जा चुकी है। विराम चिन्हों का उल्लेख भी किया जा चुका है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। वाक्य में बच्चों में वाक्य रचना की समझ विकसित हो इसके लिए निम्न प्रकार के प्रयास कराए जा सकते हैं, जैसे कि भरत घर चल, यह डाल है, वह गाय है। ये सभी शब्द हैं जिन्हें एक क्रम में लगाएं तो होगा भरत घर चल, यह डाल है, वह गाय है। इस तरीके से बच्चे आसानी से वाक्य रचना सीखेंगे।
ठीक है। इसके बाद है ये 3 शब्दों के समूह है, शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहेंगे। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। इसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य तीनों का उचित संयोजन होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ऊपर के दोनों वाक्यों में भरत, यह तथा वह कर्ता के शब्द हैं तथा जाओ और है क्रिया है। स्पष्ट है कि वाक्य रचना हेतु कर्ता एवं क्रिया दोनों का होना आवश्यक है। वाक्य रचना के लिए कर्ता और क्रिया दोनों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि यहाँ पर भरत घर चल में भरत कर्ता है और चल क्रिया है। यहाँ पर देखिए यह और वह ये दोनों क्या है, कर्ता है, और है जो है ये क्रिया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए वाक्य लेखन का तात्पर्य क्या है, अब इसको हम देख लेते हैं। वाक्य लेखन में त्रुटियां क्या क्या होती हैं और वाक्य लेखन में जो अशुद्धियां हो जाती हैं हम उनको कैसे दूर करते हैं। तो वाक्य लेखन का तात्पर्य है भावों एवं विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम से सजाना। उपयुक्त शब्दों का चयन तथा उनके सही क्रमायोजन के अभाव में वाक्य का सही अर्थ कभी भी स्पष्ट नहीं हो सकता। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो किसी एक भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता हो, जैसे वह गाता है, वह संगीत सीखता है, संगीत सीखने के लिए वह गुरु जी के पास जाता है। तो इस तरीके से वाक्य बनते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। अब अशुद्धियां एवं उनका निवारण, जो अशुद्धियां होती हैं वाक्यों में उनका निवारण कैसे होता है। शब्द अर्थ संबंधी अशुद्धियां, शुद्ध वाक्य भी शब्द के उचित प्रयोग के कारण दोषपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि इतना कहकर नारद जी चल बसे, अशुद्ध है ये। इतना कहने के बाद नारद जी ने प्रस्थान किया, ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियां, कभी कभी बच्चे शब्द का सही अर्थ जानते हुए भी वाक्य की क्रम योजना के बीच शब्दों को सही क्रम में नहीं रखते, जिससे वाक्य गलत हो जाता है। जैसे गंगा को धरती पर लाए भागीरथी, जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागीरथी गंगा को धरती पर लाए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा कर्ता क्रिया संबंधी क्या अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए शिखा गेंद खेलने मैदान जा रहा था, जबकि क्या होगा, शिखा गेंद खेलने मैदान जा रही थी। इसके बाद है वचन क्रिया संबंधी अशुद्धियां, राम गए, जबकि क्या होगा, राम गया। रमा अपूर्व व अथर्व गया, जबकि क्या होगा, रमा अपूर्व व अथर्व गए। इसके बाद है ने का अशुद्ध प्रयोग, इसका प्रयोग वर्तमान और भविष्य काल में न होकर आसन्न या पूर्ण भूतकाल में होगा। जैसे ज्योति ने किताब पढ़ रही थी, वर्तमान काल अशुद्ध। ज्योति ने किताब पढ़ेगी, भविष्य काल, ये भी अशुद्ध। ज्योति ने किताब पढ़ा, पूर्ण भूतकाल, ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होगा, अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अमजद ने पढ़ाई की, शीला ने भी पढ़ाई की। ने के साथ क्रिया का लिंग एवं वचन क्रम के अनुसार कर्म के अनुसार रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पुनरुक्ति दोष, यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों की वाक्यों में पुनरावृत्ति की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे वह कलम वापस लौटाने आई, जबकि क्या होगा, वह कलम लौटाने आई। मेरे लिए शीतल ठंडा जल लाओ, जबकि क्या होगा, मेरे लिए शीतल जल लाओ, शुद्ध होगा। राजू की पढ़ाई अध्ययन ठीक नहीं है, जबकि क्या होगा, ये राजू की पढ़ाई ठीक नहीं है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके बाद है अन्य विभक्तियों के प्रयोग, का, की, के, को, पर, ऊपर आदि विभक्तियों के अनावश्यक प्रयोग से बचने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मेज के ऊपर किताब रखी है, अशुद्ध। मेज पर किताब रखी है, ये शुद्ध वाक्य है। अखबार को पढ़कर जानकारी मिली, ये अशुद्ध वाक्य। अखबार पढ़कर जानकारी मिली, ये शुद्ध वाक्य है। दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 9, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। तो इस तरीके से वाक्यों का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो शब्दों के समूह होते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाक्य उन सार्थक ध्वनियों का समूह है जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारों, भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो आप इसकी परिभाषा याद रखिएगा और बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वो भी मैंने आपको आज पढ़ा दिया। वाक्यों को लिखने में तो क्रम का खासा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कर्ता कहाँ लगाना है, क्रिया कहाँ लगानी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। किस तरीके से वाक्य को शुद्ध लिखना चाहिए, इसकी जानकारी आज आपको यहाँ पर लेसन नंबर 9 में मिली। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए
और नीचे घंटी का निशान बना होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हमने सभी सब्जेक्ट को पढ़ा दिया दोस्तों। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सबसे पहले सभी विषयों के क्लासेस मिलेंगे, उसके बाद सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। तो आप लोग प्लीज सभी वीडियोस को देखिएगा। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।